वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय बसंत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और उसकी शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे। तो चलते हैं इस सेशन की तरफ। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र और उसकी शक्ति के विषय में बात करें तो उसके 4 टाइप के अधिकार क्षेत्र होते हैं। पहला होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जिसको बोलते हैं आरंभिक अधिकार क्षेत्र। दूसरा आपका होता है अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन, जिसे अपीलीय अधिकार क्षेत्र कहा जाता है। और तीसरा जो आपका होता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन होता है, ठीक है, जिसे सलाहकारी अधिकार क्षेत्र कहा जाता है, परामर्श। और उसके बाद फिर आपका चौथा जो होता है रिट ज्यूरिडिक्शन, जिसे समादेश अधिकार क्षेत्र कहते हैं। तो आइए चलते हैं, पहला जो आपका आरंभिक अधिकार क्षेत्र है उसके विषय में डिस्कस करते हैं। जो आरंभिक अधिकार क्षेत्र होता है वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आरंभिक अधिकार क्षेत्र के तहत सुनवाई कर सकते हैं, अपने यहाँ केस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें आरंभिक अधिकार क्षेत्र की, तो जो कॉन्फ्लिक्शन होता है सेंटर और स्टेट के बीच, राज्य और केंद्र के बीच जो विवाद होता है, उस विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है। और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 131 के तहत। जो ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दिया हुआ है, इसका आर्टिकल कौन सा होता है? तो आर्टिकल होता है 131। सेंटर स्टेट का कॉन्फ्लिक्शन हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, तो कौन से? आरंभिक अधिकार क्षेत्र के तहत सुना जाएगा। और इसका वर्णन है आर्टिकल 131 में। अगर 2 स्टेट का मामला हो गया, जैसे मान लीजिए यूपी और एमपी का मामला हो गया, सीमा से सटा हुआ कोई मामला है, तो उस मामले का, तो वैसे मामले कहाँ जाएंगे? आरंभिक अधिकार क्षेत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, ठीक है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जो मूल अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, मूल अधिकारों के शोषण के खिलाफ यह रिट लाई जा सकती है आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन हाई कोर्ट में मूल अधिकारों के खिलाफ और राजस्व संबंधी मामलों के लिए दोनों तरह की रिट लाई जा सकती है आर्टिकल 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट में जो आपका होता है आर्टिकल 32 के तहत व्यक्ति अपना जो है शोषण के विरुद्ध, जो उसका फंडामेंटल राइट का जो शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध वो केस कर सकता है, वाद दायर कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों का हनन होने पे। लेकिन जो सेंटर स्टेट के बीच और स्टेट के बीच जो कॉन्फ्लिक्शन होता है, तो उनके विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होता है। और सुप्रीम कोर्ट में केस किसके थ्रू किया जाता है? आर्टिकल 131 के तहत। अगर हम बात करें नागरिकता संशोधन कानून की, तो जो 2019 में आया था नागरिकता संशोधन कानून, उसमें केरल राज्य ने आर्टिकल 131 का हवाला देकर ही सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। इसी आर्टिकल के थ्रू 131 के थ्रू केरल ने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। तो क्लियर है आपका ये अपीलीय अधिकार क्षेत्र जो आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। उसके बाद हम आगे अगर बात करें, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो आपका आरंभिक अधिकार क्षेत्र है। उसके बाद बात करें अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन की, तो जो आपका अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन होता है, अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन जो होता है अपीलीय अधिकार क्षेत्र, इसमें सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकार क्षेत्र जो होता है, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 तरह के मामले होते हैं, एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। अगर हम सिविल मामलों की बात करें तो सिविल मामले जैसे विवाह विच्छेद का मामला हो गया, विवाह का मामला हो गया, राजस्व संबंधी कोई मामला हो गया, ये आपका सिविल मामला है। लेकिन अगर क्रिमिनल मामलों की बात करें तो क्रिमिनल मामलों में वैसे मामले आएंगे जैसे किसी हत्या हो गया, लूटपाट हो गया, बलात्कार हो गया, ये सब सारे मामले क्रिमिनल मामले हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो क्रिमिनल मामले का जो अधिकार क्षेत्र है, ठीक है, अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन जो है क्रिमिनल मामलों का, वो आर्टिकल 134 में है, आर्टिकल 134 में है क्रिमिनल का। और जो आर्टिकल 133 है वो सिविल मामलों के लिए है, सिविल मामलों के लिए 133, और ये आपका हो गया क्रिमिनल मामलों के लिए 134 सुप्रीम कोर्ट का अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन। उसके बाद जो आपका अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन होता है, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई डिसीजन दिया गया और हाई कोर्ट के डिसीजन को जो अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, हाई कोर्ट के डिसीजन को अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, और फिर आपका नीचे हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी डिसीजन को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उसे हाई कोर्ट का अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन कहा जाता है। और हाई कोर्ट के डिसीजन को अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो ये सुप्रीम कोर्ट का अपीलिएट ज्यूरिडिक्शन कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? पहला आपका था आरंभिक अधिकार क्षेत्र। आरंभिक अधिकार क्षेत्र के विषय में मैंने समझाया कि आरंभिक अधिकार क्षेत्र जो होता है वो सेंटर और स्टेट के बीच और स्टेट के बीच जो कॉन्फ्लिक्शन होता है, तो उनके विवादों का निपटारा जो किया जाता है या उसके संबंधित जो केस दायर की जाती है वो आर्टिकल 131 के थ्रू की जाती है। और अगर हम अपीलीय अधिकार क्षेत्र की बात करें तो अपीलीय अधिकार क्षेत्र में जो सिविल मामला होता है वो आर्टिकल 133 के तहत
वो सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकार क्षेत्र होता है। और आर्टिकल 134 में सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल अपीलीय अधिकार, सिर्फ क्रिमिनल जो अपीलीय जुडिक्शन है उसके विषय में दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें अपीलीय जुडिक्शन की, तो हाई कोर्ट के डिसीजन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट में सुना जाता है, हाई कोर्ट में अपील किया जाता है, तो उसे बोला जाता है हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन। और हाई कोर्ट के डिसीजन को अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है तो उसे बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट का अपीलिएट जुडिक्शन। क्लियर। तीसरा इसके बाद आपका दिया हुआ है एडवाइजरी जुडिक्शन, ठीक है, सलाहकारी अधिकार क्षेत्र। अगर हम एडवाइजरी जुडिक्शन की बात करें तो आपका जो एडवाइजरी जुडिक्शन है इसके विषय में दिया हुआ है आर्टिकल 143 में, आर्टिकल 143 में दिया है एडवाइजरी जुडिक्शन के विषय में, सलाहकारी अधिकार क्षेत्र के विषय में। आर्टिकल 134 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है। सीजेआई से सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह कौन ले सकता है? राष्ट्रपति ले सकता है, आर्टिकल 134 के। लेकिन इस केस में दोनों बाध्यकारी नहीं होते हैं, यानी वो सलाह देने से मना भी कर सकता है और राष्ट्रपति सलाह लेने के बाद वो ऐसा करे या ना करे वो उसके विवेक पर निर्भर करता है, वो इसका डिस्क्रिशनरी पावर होता है। क्लियर है। परामर्श लेने और देने में जो राष्ट्रपति हैं या जो जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के, वो दोनों बाध्यकारी नहीं होते हैं। वो जज जो है सलाह देने से मना भी कर सकता है और राष्ट्रपति सलाह लेने के बाद उसे ऐसा करने के लिए भी बाध्य नहीं है। दोनों बाउंडेड नहीं होते हैं, बाउंड फ्री होते हैं। इसके बाद आपका जो है चौथा जो है रिट जुडिक्शन, जिसे बोला जाता है समादेश अधिकार क्षेत्र। जिसे क्या बोला जाता है? समादेश अधिकार क्षेत्र। ठीक है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट यही रिट है। अगर हम बात करें ओरिजिनल जुडिक्शन की, तो जो ओरिजिनल जुडिक्शन होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए होता है। उसके बाद जो अपीलिएट जुडिक्शन होता है ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए होता है। दोनों में अपील की जा सकती है। आरंभिक अधिकार क्षेत्र के तहत भी मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकता है और उसके बाद अपील भी दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में की जा सकती है। लेकिन अगर हम सलाहकारी जुडिक्शन की बात करें, जो एडवाइजरी जुडिक्शन है, ये ओनली सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है। ये केवल ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए ही होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज ही राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं और ऐसा वो करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। ना सुप्रीम कोर्ट के जज बाध्य होंगे, ना राष्ट्रपति बाध्य होगा। ये जो एडवाइजरी जुडिक्शन होता है इसका 143 के तहत, आर्टिकल 143 के तहत, तो ये आपका ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट, ये केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए ही होता है। क्लियर। उसके बाद हम बात करें रिट जुडिक्शन की, जिसे बोला जाता है समादेश अधिकार क्षेत्र। इसके अंडर में 5 तरह के रिट आए हैं। पहला आपका हो गया हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आपका हो गया मैंडेमस, जिसे परमादेश बोला जाता है। चौथा आपका हो गया प्रोहिबिशन, जिसे प्रतिषेध कहते हैं। और चौथा आपका हो गया सर्सुरारी, जिसे उत्प्रेषण बोला जाता है। और पांचवा हो गया क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। क्लियर। तो अब इसके एक एक के विषय में चलते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला जो आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ठीक स्वतंत्रता के अधिकारों के हनन होने पर यह लाया जाता है। व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को लाया जा सकता है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के थ्रू यह लाया जाता है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में लाया जाता है आर्टिकल 226 के थ्रू लाया जाता है। और हाई कोर्ट में कैसे मामलों पर लाया जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लाया जाता है? एक आपका हो गया मूल अधिकारों का हनन होने पे, मूल अधिकारों का हनन होने पर, मूल अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल 226 के थ्रू सुप्रीम हाई कोर्ट में ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लाई जा सकती है। उसके बाद राजस्व संबंधी मामलों पर भी रिट हाई कोर्ट में लाई जा सकती है। राजस्व संबंधी मामलों के लिए भी ये रिट लाई जा सकती है हाई कोर्ट में। लेकिन जो ये दोनों रिट है, मूल अधिकारों का हनन का जो मामला है और राजस्व संबंधी जो मामला है, यह उस राज्य के जो हाई कोर्ट होगा, उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा, वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। वो इसे एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्लियर हो गया। तो ये तो आपका था बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के विषय में कुछ अपवाद की बात करें या किसके खिलाफ नहीं लाया सकता है या कब बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है नहीं लाया जा सकता है, तो जब व्यक्ति जो इसका एक्सेप्शन हो गया
एक्सेप्शन में आपका फर्स्ट होगा कि जब व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में हो, जब व्यक्ति पुलिस कस्टडी में ना होकर के जुडिशियल कस्टडी में हो तो यह रिट नहीं लाई जा सकती है, मतलब न्यायिक अभिरक्षा में हो तब यह रिट नहीं लाई जा सकती है। उसके बाद हम अगर बात करें दूसरे एक्सेप्शन की, तो दूसरा जो आपका एक्सेप्शन है वो यह है कि जब गिरफ्तारी वैध हो, जब गिरफ्तारी वैध हो तभी भी यह रिट नहीं लाई जा सकती है। जब गिरफ्तारी वैध हो तभी भी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है यह नहीं लाई जा सकती है। और तीसरा आपका हो गया प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ, तीसरा हो गया न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला हो। अगर किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला हो तो उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट नहीं लाई जा सकती है। क्लियर? आपका कौन सा तीनों अपवाद था? पहला, अगर व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में हो तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट नहीं लाई जा सकती है। दूसरा, व्यक्ति अगर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला हो तभी भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट नहीं लाई सकती है। और तीसरा आपका था जब गिरफ्तारी वैध हो तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट नहीं ला सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद अब चलते हैं हम दूसरे मैंडेमस के विषय में। ये जो है आपका परमादेश। अगर हम परमादेश की बात करें मैंडेमस की, तो जब व्यक्ति, जो सरकारी व्यक्ति अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, जब सरकारी व्यक्ति अपना कार्य न कर रहा हो तो उसके खिलाफ मैंडेमस लाया जा सकता है। यानी वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ मैंडेमस लाया जा सकता है। मैंडेमस गवर्नमेंट के खिलाफ लाया जाता है। और उसके बाद हम बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लाया जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन न करे तो उसके खिलाफ मैंडेमस रिट लाई जा सकती है। और यह सरकार के खिलाफ लाया जाता है। यह किसके अगेंस्ट लाया जाएगा मैंडेमस? यह लाया जाता है गवर्नमेंट के खिलाफ। उसके बाद फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ यह रिट लाई जा सकती है। परमादेश जो मैंडेमस रिट होती है यह गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, सरकार के कर्मचारी के खिलाफ और सरकार के संगठनों के खिलाफ यह रिट लाई जा सकती है अपने कर्तव्यों का पालन न करने की स्थिति में। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं, इसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे आपका राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इनके खिलाफ मैंडेमस नहीं लाया जा सकता है। और आपका जैसे कोई न्यायालय हो गया, किसी कोर्ट के न्यायिक डिसीजन हो गए, किसी न्यायालय के जो न्यायिक डिसीजन होते हैं उनके खिलाफ मैंडेमस नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, न्यायिक मामलों के खिलाफ, जो न्यायालय के न्यायिक मामले हैं उनके खिलाफ मैंडेमस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन जो न्यायालय के आपके प्रशासनिक मामले हो गए उनके खिलाफ मैंडेमस लाया जा सकता है, लेकिन न्यायिक मामलों के खिलाफ मैंडेमस नहीं लाया जा सकता है। क्लियर? इसके बाद आपका जो तीसरा दिया हुआ है प्रतिषेध। अगर हम प्रतिषेध के विषय में बात करें तो प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया और जो आपका अधिकार परीक्षा हो गया, यह तीनों जो रिट होती है यह अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के अगर बाहर के मामलों पर अमल करता है। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के मामलों को सुनता है या कार्य करता है तो उनके खिलाफ ये लाया जा सकता है, प्रतिषेध लाया जा सकता है। प्रतिषेध जो होता है, प्रोहिबिशन, ये लाया जा सकता है। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और उसका अधिकार क्षेत्र है, जो उसका अधिकार क्षेत्र है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला अगर एक्सेप्ट कर लेता है उसका सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो उसके खिलाफ ये लाई जा सकती है प्रतिषेध वाली जो प्रोहिबिशन रिट ये लाई जा सकती है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला सुन रहा हो। और जो मामला सुन रहा है वो मामला अभी प्रोसेसिंग में हो, यानी उस पर फाइनल जजमेंट कुछ नहीं हुआ हो, वो मामला अभी प्रोसेसिंग में हो, तो उससे ऊपर का जो कोर्ट है, यानी जिसका सबऑर्डिनेट हो है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया वो हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट हो, हाई कोर्ट हो गया वो सुप्रीम कोर्ट का सबऑर्डिनेट है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर ऐसा कर रहा है तो हाई कोर्ट जो है उसे ऐसा करने से मना कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट डालता है या प्रोहिबिशन रिट जब कोई लगाता है तो उसे सबऑर्डिनेट कोर्ट को, जो हाई कोर्ट होगा, वो ऐसा करने से रोक सकता है। क्लियर है? इसके विषय में क्या समझा आपने? प्रोहिबिशन, प्रतिषेध जनरली जो होता है, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, ये दोनों कोर्ट के विरुद्ध यानी न्यायालय के विरुद्ध लाया जाता है। अगर प्रतिषेध की बात करें तो प्रतिषेध जो हमारा हो गया, जब कोई न्यायालय, जो कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों पर सुनवाई कर रहा हो और मामला अभी प्रोसेसिंग में है, तो उसके खिलाफ प्रतिषेध रिट जो है लाई जा सकती है उसके अपर वाले कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें प्रतिषेध या उत्प्रेषण की, सरसुरारी की बात करें, तो ये जो होता है ये भी अगेंस्ट कोर्ट ही लाया जाता है। ठीक है, कोर्ट के विरुद्ध ही लाया जा सकता है।
कोर्ट के विरुद्ध लाया जाता है। और इसमें भी सेम कंडीशन है, यानी जो अधीनस्थ न्यायालय है वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के मामलों पर सुनवाई कर रहा हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई डिसीजन दे दिया गया हो, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, वैसे मामलों की सुनवाई करता है और वह फाइनल जजमेंट दे देता है। तो ऐसे मामलों पे जब रिट लाई जाती है, उत्प्रेषण वाली रिट जब लाई जाती है, तो जो उसका अपर कोर्ट होता है यानी हाई कोर्ट होता है, वो ऐसे मामलों को रोक सकता है और जो जजमेंट दिया गया है उसका निरीक्षण करने के लिए वो आदेश दे सकता है कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है। उसको चेक करेगा उसका अधिकार क्षेत्र में है या नहीं है। ये जो दोनों रिट हो गए, प्रतिषेध और उत्प्रेषण यानी प्रोहिबिशन और जो सर्सुरारी हो गए, ये दोनों न्यायालय के विरुद्ध लाए जाते हैं। ये दोनों किसके विरुद्ध लाए जाते हैं? अगेंस्ट न्यायालय, अगेंस्ट कोर्ट, ठीक है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो ये आपके हो गए, ये अगेंस्ट कोर्ट लाए जाते हैं, ठीक है, न्यायालय के विरुद्ध लाए जाते हैं। अगर हम बात करें प्रतिषेध की, तो प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के मामलों पर अगर वो सुनवाई करता है और वो सुनवाई अभी प्रोसेसिंग में है, तो उसके खिलाफ प्रतिषेध रिट लाई जा सकती है। उसके बाद अगर बात करें उत्प्रेषण की, तो जो उत्प्रेषण रिट है वो सेम कंडीशन है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के मामलों की सुनवाई करता है और उस पर वो कुछ फाइनल डिसीजन देता है, तो लाया जा सकता है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण उसके खिलाफ लाया जा सकता है। लेकिन उत्प्रेषण लाएगा तो जो उसका अपर कोर्ट होगा वो ये इसको डिसीजन देगा कि या चेक करेगा कि ये जो मामला है वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है या उसी का मामला है, इस पर वो चेक करता है। उसके बाद आपका जो लास्ट रिट हो गया अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। अगर हम क्यू वारंटो की बात करें तो इसमें सरकारी व्यक्ति से यह पूछा जाता है या किसी व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से यह काम किया, यानी कि उस व्यक्ति का राइट क्या है, और उसका राइट कुछ है और अपने राइट से बाहर का, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करता है, तो उसे यह पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से आपने यह कार्य किया। अधिकार परीक्षा जो रिट होता है इसमें यही पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से यह कार्य किया। तो ये जो आपका आज का सेशन था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन और पावर के विषय में हमने विस्तार से पढ़ा और समझा। उसके बाद फिर समादेश जो आपका हो गया, ये आपका रिट ज्यूरिडिक्शन जो हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में लाया जा सकता है रिट ज्यूरिडिक्शन, इसके विषय में विस्तार से पढ़ा। बंदी प्रत्यक्षीकरण के विषय में पढ़ा, मैंडेमस परमादेश के विषय में, उसके बाद फिर प्रोहिबिशन प्रतिषेध, और उसके बाद फिर उत्प्रेषण सर्सुरारी, उसके बाद फिर क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा, इसके विषय में विस्तार से पढ़ा और आपने समझा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमी हो तो फिर अपना सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, ताकि आने वाले वीडियो के लिए हम खुद अभिप्रेरित होकर के कुछ अच्छा कर सकें। अगर कुछ कमी हो तो उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।